हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर कुछ बात करेंगे। ये हम लोग देख रहे हैं ना कि एनटीपीसी का जो है पेपर लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो उसके हिसाब से ही हम लोग तैयारी जो है करेंगे। और मैंने क्वेश्चन कुछ बना रखे हैं आपके लिए कि आप उसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें जीके भी है और रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जीएसटी की बात करें अगर, तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, ये जुलाई 2017 में आया था और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संशोधन कौन सा है। तो 101वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है, वो इसके तहत ये इंडिया में लाया गया था। ठीक है, और देखा जाए अगर, तो पहले तो कई सारे टैक्सेस होते थे, उनको हटा करके ये टैक्स लाया गया। इसमें सभी टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया गया। अब अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये था दोस्तों कि मैक्सिमम इसमें कितना परसेंट है, 28% है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मतलब ये हुआ कि जो सेंसस हुई हमारी 2011 में, ठीक है, वो थी 15वीं जनगणना, मतलब 15th, है ना। अगर हम बात करें तो 15 का सीधा मतलब है कि अगर हम ध्यान देंगे इस चीज़ पे, तो हमें ये समझ में आता है कि पहली जनगणना जो दोस्तों हुई थी, वो हुई थी 1872 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस समय मेयो, लॉर्ड मेयो के शासनकाल था। अंग्रेजी थे उस समय, क्योंकि आज़ादी 1947 में मिली है, तो बनी बात है उसके पहले का जितना भी कार्यक्रम था वो सब अंग्रेज देखते थे। ठीक है, लेकिन ये नियमित नहीं थी। नियमित का मतलब फिर कब होनी है ये कंफर्म नहीं, यानी 1881 में पहली बार जब जनगणना हुई, 1881 से बाद हुई, तो इसके बाद नियमित हो गई। नियमित का मतलब हर 10 साल में जनगणना होती है। और इस समय रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन इनका नाम आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जीके के 2 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, और इसके बाद मैथ्स है। मैथ्स के जस्ट बाद जो है फिर जो है जीके लगी है। जीके के जस्ट बाद रीजनिंग है। तो आप एक क्लास ये कर लीजिएगा। एक क्लास में आपको एवरीथिंग, मतलब जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं टीपीसी के लिए, वो मिल जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं और बना दूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बाण सागर नहर परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो ये मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में ये आया हुआ था। ठीक, अब बाण सागर की बात की जाए तो बाण सागर में सिर्फ बाण सागर ही नहीं है, उसमें और भी योजनाएं हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो हमारे पास जब आप स्टेट वाइज देखेंगे, ठीक है, तो जैसे यूके की बात करते हैं। यूके मतलब ये लंदन नहीं है, उत्तराखंड। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ आपने देखा होगा ना, टिहरी डैम है। ठीक है, टिहरी डैम ये किस पर बना है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह आप जाइए कि भारत का सबसे जो है बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों भाखड़ा नागल जो है बांध है। ठीक है, भाखड़ा नागल है ना, ऊंचा बांध, सॉरी है। तो ये जो बांध है भाखड़ा नागल, ये कहाँ है दोस्तों? इसका आधा हिस्सा पंजाब में है और आधा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है दोस्तों हीराकुंड डैम की। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, हीराकुंड डैम। ये कहाँ है दोस्तों? ये है आपका महानदी पर बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महानदी पे क्वेश्चन एक और आता है कि महानदी डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या है मतलब दोस्तों? अगर हम बात करें कि जैसे ये हमारा मान लो भारत है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है बे ऑफ बंगाल का, मतलब बंगाल की खाड़ी वाला। तो सारा जो है इसमें 3 नदियाँ ऐसे गिरती हैं और ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, उसी के नाम पे ये रखा हुआ है। ठीक, गंगा भी है इसमें, गोदावरी भी है और महानदी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, देखिए मैथ शुरू है दोस्तों ऐसे 9 और 17 का। ठीक है, 9 और 17 का, देखिए 9 और 17 का मासा और लासा क्या होगा? देखिए मासा और लासा अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं, मासा को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ और लासा को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। देखिए डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नंबर हो सकता है 24 और 36 दे दिया जाए, हो सकता है नंबर बदल दिए जाए, तब पूछा जाए, तब आप क्या करोगे? तो सीधी सी बात है कि हमको ये पता होना चाहिए, कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि हमको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
हालांकि किसी बुक में नहीं लिखी है, जो भी है हमको नहीं पता। तो हम ये देखेंगे कि एचसीएफ वो नंबर, समझिए जैसे इसका मैं एचसीएफ निकालूँ तो मैं कह दूंगा इसका एचसीएफ 12 है, और एलसीएम निकालूँ तो कह दूंगा 72 है। ठीक, अब कहेंगे ये करने के लिए बहुत से बच्चों को ये करना पड़ता है, फिर 24 लिखना पड़ता है, काटना पड़ता है, ये सब मत करिए, क्योंकि कंपटीशन में इतना समय नहीं होता है कि आप इसको क्रैक करें। सीधी सी बात है, आप ये समझिए एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों नंबर से सॉल्व हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम वो होता है जो सॉल्व हो जाए, जो सॉल्व हो जाए, कोई ऐसा नंबर होगा दिए गए नंबरों से। और एचसीएफ वो नंबर होता है, ठीक है, जो दिए गए नंबरों को सॉल्व कर दे। यानी एक कंडीशन ये हुई कि कभी भी जब हम नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो गिवन नंबर से हमेशा कम होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता, और एलसीएम ज़्यादा या बराबर हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम 72 की बात करें, 72 से 24 से ये 3 टाइम जाता है और 36 से 2 टाइम जाता है। 12 एक ऐसा नंबर है जो 24 को भी काटेगा और 36 को भी काटेगा। ठीक है, मतलब इससे सॉल्व हो जाता है। यहाँ कोई नई लॉजिक नहीं है, बस आपको चीज़ें बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन मैं रिपीट करा चुका था तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन है, जिससे पढ़िए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसे 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको हम 15 से डिवाइड करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 9 बचेगा। कभी भी ये शेष वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे, कुछ मत करिएगा, आंख मीच के दिए गए नंबरों का एलसीएम निकाल दीजिएगा, और जो भी एलसीएम आए उसमें जो शेष नंबर है उसको आप जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी 3 नंबर भी होते हैं, कभी कभी 2 नंबर भी होते हैं, कभी कभी 4 नंबर भी होते हैं। तो कंडीशन यही है, जो लॉजिक है ध्यान रखिएगा। क्या, इस शेष वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, 9 क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, ये शेषफल है। ठीक है, शेषफल बचता है। इसका कंडीशन ये हुआ कि अगर हम 15 और 20 का एलसीएम निकालें, 15 और 20 का एलसीएम निकालें, हमने क्या कहा था, बड़े नंबर को उठाओ। एलसीएम के लिए तरीका था बड़े नंबर को उठाओ। 15 और 20 से बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर जो है भैया ये 20 हमारा बड़ा है। तो 20 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास इसे टेबल पढ़ना शुरू करो, 40 आएगा। 40 15 से नहीं जाता, फिर हम 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 आएगा। 60 हमारा 15 से जाता है, 20 से भी जाता है, 60 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन एलसीएम है ये 60, आंसर नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, एलसीएम कितना निकाला तो आपने 60, शेष कितना बच रहा था 9, यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो मेरे पास आंसर कितना आया 69। 69 द करेक्ट आंसर। समझ गए आप? 3 नंबर होगा तो भी यही करेंगे। अब छोटी से छोटी बोल रहा है, आपको मैं बता दूं, कभी भी क्वेश्चन में छोटा छोटा बोल दे, छोटी छोटी बोल दे, कम से कम बोल दे, है ना, और अगर ऐसे शब्दों का यूज़ होता है तो आप गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालिएगा। कभी आपसे बड़ी से बड़ी बोल दे, कभी आपसे लंबी से लंबी बोल दे, है ना, तो इस केस में आप क्या करिएगा, इस केस में आप जो है एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x, ये x है दोस्तों। ठीक है, यानी ये ऐसे लिखा था कि 3x और इसके बाद 2x और इसके बाद 50 और इसके बाद लिखा था x। यहाँ हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ लॉजिक होता है, कभी भी आपको इस तरीके से नंबर दिया जाए a/b और c/d, अगर ऐसे नंबर दिया जाए तो आपको क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराना और इसका इससे, मतलब पहले का लास्ट में और बीच का बीच में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि a इंटू डी इक्वस टू b इंटू सी। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इधर लिखेंगे और ये हम इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3x इंटू एक्स इक्वस टू 2x इंटू 50। अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों क्या, 3x स्क्वायर, ठीक है, और इक्वस टू, ठीक, 2x, सॉरी 100x हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं या फिर से बता देते हैं दोस्तों। तो 3x स्क्वायर, देखिए ये x स्क्वायर तो है नहीं, 100 ये हो गया, 250 का 100 हो गया। तो ये इसको आप क्या करिए, इस चीज़ को आप हटा दीजिए, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। इसको हम फिर से बता देते हैं कि आप 3x इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 100x। ठीक है,
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 से मतलब होगा, मतलब स्क्वायर हटेगा, सामने क्या अंडर रूट आ जाएगा, 10x हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 10/3 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ये देखिएगा, यदि एक संख्या का 20% जो है वो 30 है, तो वो संख्या क्या होगी और उस संख्या का 40% क्या होगा। समझिए मेरी बात। देखिए, एक संख्या है, मुझे नहीं पता, इसका 20%, परसेंट मतलब 20/100 कितना है, ये है 30, और इसी संख्या का 40 निकालना, तो यहीं लिख दीजिए, कहीं अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 20 से ये कैंसिल, 2 आया, यानी x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, खत्म। x क्या मतलब वैल्यू तो से 30 जो है कटे 15 आ जाएगी, और 15 का 40% निकालेंगे तो हमारे पास 60 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हुआ, समझ में आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना आया तो मुझे कमेंट बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बदलते रहते हैं, लेकिन पैटर्न हमारा यही रहेगा, एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 500 का 8 साल में 700 ब्याज हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालिए। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि आपने मान लीजिए पढ़ा, ये एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, हालांकि ये बचपन का फार्मूला है, आपको याद भी होगा, लेकिन लॉजिक ये है कि यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट जो है ना तो आर दिया नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज़न है कि आर निकालनी है। तो हमें जब आर निकालनी होगी तो हम नोट करेंगे कि मेरे पास देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। यानी लॉजिक ये कहता है कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस किया जाए तो हमें एसआई मिल जाता है। यानी अगर हम 700 में से 500 रुपये को माइनस करेंगे तो हमको 200 रुपये मिलेगा, और 200 रुपये जो है वो एसआई है। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि SI बराबर P कितना है 500, फॉर्मूले के हिसाब से ही करेंगे हम। R कितना है मुझे नहीं पता, और T कितना है 8 साल डिवाइड बाई 100, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें तो 1 2 और 1 और 2, ठीक है, इससे काटिए इसको, ये जाएगा 5 चौके 20, और 8 से भी ये कट जाएगा, नहीं 5, यानी R बराबर 5% आंसर आ जाएगा हमारा। और कंडीशन ये होती है, देखिए 5% आया, हो सकता है इस सवाल को अगर बढ़ा दें कि इसी जो दर निकलेगी उसी दर से अगर हम 1000 रुपये इसको दे देते हैं ब्याज के रूप में, तो हमारा समय कितना लगेगा, घुमा के मतलब वो पूछ देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 210 रुपये है, यानी कॉस्ट प्राइस जिस पर हम खरीद के लाए हैं, कितने का, 210, हानि अगर 10% है, यानी इसमें हमें 10% का लॉस है। कोई भी परसेंटेज 100 होता है, 100 में हम 10 को छोड़ देंगे, बचे कितना 90, इसका हम 90% निकालेंगे। देखिए नीचे 2 जीरो रखेंगे तो हमको पता है ये 2 जीरो इस जीरो को उड़ा देंगे, यानी 9 1 ज़ा 9 हुआ, 9 2 ज़ा 18, यानी अब हमारी जो वस्तु है, जो आर्टिकल है वो 189 में जाके सेल होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोग जो है उनको, आप लोग सब लोगों को क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, मैं और वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, आप अभी इस पे जो है फोकस करिएगा। एक ये कार है दोस्तों, कार लिख गया है। एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके द्वारा 700 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए, सवाल हमेशा सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस की यूनिट को सेम करना सीखिए। यूनिट अगर हमारी सेम नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही आंसर निकाल पाएंगे। यानी हमारे पास स्पीड दी है किसमें, किलोमीटर पर आर में, तो मैंने बताया होगा कि जब कभी भी किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में बनाना हो तो जो भी वैल्यू दी जाए उसमें आप 5/18 का मल्टीप्लाई करिए। और अगर यही लॉजिक उल्टा हो जाए, क्या कि मीटर पर सेकंड से क्या बनाना हो, किलोमीटर पर आवर्स, तो आपको जो वैल्यू दी जाए इसमें आप 18/5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस जगह पर, तो हम ये देखेंगे ना कि चीज़ें सॉल्व कैसे होंगी। अब ये हमारे पास ये जो चीज़ है इसको आप, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देखते हैं, सॉरी, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ यूनिट हमने सेम करी, यूनिट हमने सेम करने के बाद क्या किया, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 90 को हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, समय हमारा सेकंड में है तभी तो आ पाएगा। तो 5/18 हुआ, 18 से 95 टाइम होगा तो 25 आ गया, 25 टाइम आ गया हमारे पास, सॉरी 25 हमारी स्पीड आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब 25 मीटर पर सेकंड है और ये क्या है डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 700, आपने स्पीड कितनी ली 25, काट दीजिए 5 से 5 टाइम, 5 से ये हो गया 1 और 5 8 जा 5 6 जा 30, ठीक है। रुकिएगा सर ये, हाँ ठीक है। देखिए 700 को हम अगर डिवाइड करेंगे 25 से तो हमें पता है ये 5 से 5 टाइम ये होता है 14 5 से 70 यानी 140 आएगा। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 8 जा 28 सेकंड का समय लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। कोई दिक्कत देख लीजिएगा, कोई समस्या इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर, देखिए ये मीटर ये किलोमीटर घंटा, तो हम क्या करेंगे पहले इसको चेंज करेंगे। कैसे कि 72 को बनाना है मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 72 4 टाइम, तो हमारी जो स्पीड आ गई वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और देखिए एक तो दूसरी चीज़ ये है कि पहली तो ये लंबाई और फिर दूसरी रेलगाड़ी, तो दोनों को जोड़ देंगे 120 प्लस 100, आंसर इज 220। 220 को डिवाइड करेंगे 20 से ये खत्म ये आया, तो 11 सेकंड का हमें टाइम लगेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये दोस्तों, टाइम एंड वर्क। बहुत से बच्चे कर लेते हैं, बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। देखिए ए और ये बी है, ठीक है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और अकेला कौन, तो ए अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है दोस्तों, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ए और बी मिलके काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, और ए अकेला इस काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, 10 से 30 3 टाइम, 5 से 30 2 टाइम, ठीक है। अब बात अगर करें तो ये ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, और ए अकेले 2 काम कर रहा है, तो बनी बात है कि बी की क्षमता सिर्फ 1 निकल के आएगी, क्योंकि दोनों एक साथ कर रहे हैं, फिर एक अकेला कर रहे हैं, और दिन कितने हैं 30। इस केस में कभी भी देखिएगा तो यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, यानी 30 दिन 30 डेज करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ये दोस्तों जीके क्वेश्चन ऐड हो गया है इसमें, तो मैं बता देता हूँ। गरीबी हटाओ का जो नारा है 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया था, पंचवर्षीय योजनाएं जो है दोस्तों अर्थव्यवस्था के लिए लगाई गई थी। पहली वाली पूछी जाती है, ये कृषि पर आधारित योजना थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी वाली पूछी जाती है तो ये उद्योगों पर आधारित योजना थी, 1951 में स्टार्टिंग हुई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें 5वीं वाले क्वेश्चन कई बार आया, गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किस में दिया गया, तो 5वीं में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, यदि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इस केस में कुछ नहीं करना होता है। ये कह रहे हैं 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इसमें करना कुछ नहीं होता। आपको इतना ध्यान रखना है कि देखिए अंतर कितने का है, 2 का, ठीक है। होता क्या है, जो एसपी होता है उसको सीपी बता दो, और जो सीपी होता है उसको एसपी बता दो। यानी पेपर में सीपी क्या है 7 और एसपी क्या है 5, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या बताया कि सीपी क्या हो जाएगा 5। तो हमको पता है चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किस पर होता है, सीपी पर, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये 20 टाइम जाएगा, यानी 40% हमारा इज द करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 6 संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ये संपूर्ण क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, बताइए। औसत समझिए, औसत का मतलब होता है, देखिए औसत का मतलब होता है मीन वैल्यू। अगर हम बात करें तो मीन मतलब बीच वाला। अगर हम बोले 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या होगा, मैं पता है, मैं बताऊँगा 3 इसका औसत होगा। देखो आप कैसे कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या वो सबको आता है, लेकिन यहाँ चीज़ लॉजिकल है कि इतना समय नहीं है कि आप नंबर को जोड़ें फिर सॉल्व करें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 2 1 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 को अगर हम 5 संख्याओं से डिवाइड करें, भाई ये है कुल पदों का योग, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना, 15 आया। और कुल पदों की संख्या 5 से 15 कितनी बार में, 3 बार में। तो इसका मतलब है कि जो बीच में क्वेश्चन लिखा जाएगा, नंबर लिखा जाएगा, वही हमारा औसत
कहलाएगा। यानी 1 से लेके हम 6 तक जब लिखेंगे 3 4 5 6, तो देखिए एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। मैं इसका आंसर बता सकता हूँ कि इसका आंसर 3.5 आएगा। लेकिन कैसे कि आप जब गिनती लिखना शुरू करेंगे, एक देखिए मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास 1 लिखेंगे, फिर आप 2 लिखेंगे, फिर आप 3 लिखेंगे, फिर आप 4 लिखेंगे, फिर आप 5 लिखेंगे, फिर आप 6 लिखेंगे। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। 21 को आप डिवाइड करिए 1 2 3 4 5 6 नंबरों में। ये 3 से 2 बार में, ये 3 से 7 बार में। आंसर क्या आया? 3.5। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 6 संख्याएँ लगातार लिखी गई होंगी, तो 3 नंबर इधर के हटा दो, 3 नंबर इधर के हटा दो, बीच में क्या है? 3.5। और कभी ऐसा केस हो तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, देखो 7 आएगा, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर 3.5 ही आएगा। मतलब औसत का सीधा मतलब है मिड वैल्यू या मीन वैल्यू, ये आप ध्यान रखिएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, कंटिन्यू नंबर जब दिए होंगे तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत, देखिए 5 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 38 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या, देखिए 5 × 40 करेंगे तो 200 आएगा। एक संख्या निकल गई, यानी 4 × 38 करेंगे तो 8 चौके 32 हुआ, हासिल लगा 3, 4 3 12, 12 और 3 15, 152। आप माइनस करिए तो आपको 48 मिल जाएगा। 48 द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना होता है, बस जो निकाल दी जाए। देखिए निकालने के बाद संख्या कितनी बची होंगी फिर? सॉरी 39 है, देखिएगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 39 होगा, यहाँ 38 नहीं होगा। ठीक है, 4 39 × 4 होगा। देखिए ये तो था हमारा 200, ये हमारा 200 था, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 39 × जो है एक संख्या निकाल दी गई, 5 थी, तो सॉरी 38 × 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही लिखा है। ठीक है, समझ गए आप। क्या करना होता है इसमें? करना ये होता है कि आपको जो संख्याएँ दी गई हैं उनको आप ऐड करके पहले उनका योग निकालिए, क्योंकि बिना योग निकाले आंसर नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि फैमिली में एक नया मेंबर आया, फैमिली से एक नया मेंबर गया, है ना, और ये सब क्वेश्चन इस पर रहते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करवा दूँगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज चलते हैं आगे जीके की तरफ। ठीक है फ्रेंड, जीके फॉर एनटीपीसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं मथुरा कला शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, मथुरा कला शैली है और उसमें आपका गांधार कला शैली है, बहुत सी शैलियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों जिनेवा में है, और रेड क्रॉस डे जो है वो 9 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु वर्ष के दिनों, मतलब वर्षा के दिनों में ये उपदेश देना बंद कर देते थे, यानी कुल मिला के बरसात के दिन इनका कोई भी काम नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में बांटा गया है, उसमें प्राइमरी है दोस्तों यानी पहला, और सेकेंडरी है यानी दूसरा, और टर्सरी है यानी तीसरा। इसका इस समय सबसे टॉप पे टर्सरी चल रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि सब सर्विस ज़्यादा ले रहे हैं, ये है। प्राइमरी की बात करें तो इसका मतलब है जो चीज़ सीधे नेचर से जुड़ी है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे डेयरी वाला है, अब डेयरी प्रोडक्ट नहीं, जैसे जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, पशुपालक वाले हैं, ठीक है, इसके बाद किसान हो गए, इसके बाद मत्स्य पालन वाला काम हो गया, इसके बाद माइनिंग हो गया, ये सब प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में कौन सा आता है फ्रेंड्स? सेकेंडरी में हमारा आता है, आप जिसको ध्यान दीजिएगा, तो सेकेंडरी में जो हमारा आता है, सेकेंडरी में हमारे पास आ जाता है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में आइए, फैक्ट्री में, ठीक है, कि आपने पहले गेहूँ उगाया, गेहूँ से आपने आटे को बनाया, ठीक है, आटे से आप पार्ले जी बिस्किट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी में है। टर्सरी में जो ये सेलिंग वाला काम है, ठीक है, टर्सरी में सेलिंग वाला काम है, यानी सर्विस वाला, इसमें ट्रेन, रेलवे, रोडवेज, है ना, एयरवेज, इसके बाद ये हमारा होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये टर्सरी सेक्टर में आता है। तो ध्यान रखिएगा 3 क्षेत्रक होते हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब जो एग्रीकल्चर से, द्वितीयक का मतलब फैक्ट्री वगैरह से जो आप
उगाएंगे, उस काम करेंगे, और तृतीयक में आप उसको बेचेंगे, सर्विस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। देखिए, बंदरगाह की बात करते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके का जो हमारा इंडिया का मैप है ये ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ हमारे पास 9 राज्य है। पहले आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, फिर उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इस तरीके के हमारे 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी सीमा गुजरात के पास है, सबसे छोटी सीमा गोवा के पास है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुजरात में और भी चीज़ें हैं कि सबसे फेमस जो है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से यहाँ कपड़े का व्यापार ठीक ठाक होता है। और अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री सूरत में इसलिए लगाई थी क्योंकि यहाँ इनको कपास मिल गया था। ठीक है, और कपड़े का व्यापार ज़्यादा होता था। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो महाराष्ट्र में भी यही हाल है, यानी वेस्टर्न साइड में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें काली मिट्टी कपास के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, किसमें? समुद्र तटीय राज्यों, मतलब जो पोर्ट राज्य है वो सबसे छोटा है। ठीक है, देखिए बड़ों की बात करें तो गुजरात के बाद नाम आता है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के बाद नाम आता है तमिलनाडु का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस वाले तट को दोस्तों हम लोग मालाबार तट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाला तट है यानी अरेबियन सी वाला, अरब सागर वाला। और ये वाला जो दोस्तों तट है ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल वाले जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है। ठीक है, मतलब वेस्ट बे ऑफ बंगाल वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा पूनिया एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है। देखिए, एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि और भी खिलाड़ी हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है। जैसे हम मनु भाकर की बात करें, अभी हाल ही में ओलंपिक में 2 मेडल उन्होंने मारे हैं, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। अगर नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो ये भाला फेंक से जरूर इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पंकज आडवाणी की बात करते हैं तो ये बिलियर्ड्स से जुड़े हुए हैं। अगर हम टाइगर वुड्स की बात करते हैं तो ये हमारे क्या नाम है, पोलो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गोल्फ बोलते हैं। गोल्फ में एक नाम आदिति अशोक का भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। त्वरित, ये पारित नहीं है, त्वरित है। त्वरित का मतलब ये हुआ, देखिए त्वरण होता है, त्वरण का मतलब होता है कि आप एक्सेलरेशन इसको बोल सकते हैं, यानी a = v-u/t इसको लिखा जाता है। या v क्या है? फाइनल। देखिए फाइनल का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई गाड़ी जब चलना शुरू कर रही थी तो ये 0 मतलब रेस्ट की पोजीशन में है, यानी रेस्ट का मतलब कोई भी स्पीड नहीं है। लेकिन जब चलना शुरू हुई, जब आगे पहुंची तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हुई लास्ट में, तो ये v है, यानी ये u है और ये v है। यहाँ रख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गति के 3 नियम इसमें दिए हैं, वो किस प्रकार है। देखिए, पहला नियम ये है कि अगर कोई भी वस्तु रेस्ट की पोजीशन में है, रुकी हुई है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी वस्तु अपने बदलाव का, अपने चेंजमेंट का विरोध करती है, उसको हम लोग जड़त्व भी कहते हैं। सेकंड वाला रूल है, फर्स्ट वाले डिपेंडेंट। थर्ड रूल थोड़ा सा अलग है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि जैसे आप मान लीजिए बॉल को बैट से, अगर बॉल को दीवार पे मारेंगे, दीवार वापस लौट के आप बॉल वापस लौट के आपके पास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये बात आती है, देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे निर्वात से नहीं गुजर सकती। देखिए, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक है अनुदैर्ध्य, एक है अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंग जो है ना, वो अनुदैर्ध्य में आती है। आपको पता है कि हवा नहीं होगी तो ध्वनि भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि चाल हवा के साथ चलती है, ध्यान रखिएगा। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर हवा ना हो। अगर हवा ही नहीं होगी तो बनी बात है कि ये जो तरंगे हैं ये चलेंगे ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अम्ल कार्बनिक नहीं है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, अम्ल बहुत सारे होते हैं और अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे हैं। और इसी के बाद आते हैं आपके क्या, क्षार। क्षार क्या करते हैं, OH- आयन बनाते हैं। और जब अम्ल और क्षार की विक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।